अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में वो चीजें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आप नहीं जानते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, साल 1945 और 5 दिसंबर को दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टारपीडो बम्बर हवाई जहाज फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। उस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपनी 13 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने के बाद, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान वो नहीं थी, अपनी रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए वो उड़ान जारी थी। परवाज में 14 अमले के लोग हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है फ्लाइट लीडर की जानिब से, जो कि बहुत ही तरबियत याफ्ता पायलट हैं और जंगी सलाहियत के हामिल भी। नाज़रीन, ये 5 प्लेन फ्लोरिडा से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक उनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। कंपस काम करना बंद कर देता है। ये अपना एक बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल हो जाता है। उन्हें पता नहीं कि उनकी पोजीशन कहां पर है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट खराब थे। नाज़रीन, उनके लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर और अब कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन से टेलर को कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। नाज़रीन, फिर 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनके प्लेन असल में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। वापस जाने के लिए बाकी तमाम प्लेन को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन फ्लाइट में कुछ पायलट्स को महसूस होता है कि वो ईस्ट की डायरेक्शन में ही फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ पायलट को लगता है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद उनमें से एक प्लेन से रेडियो ट्रांसलेशन सुनने को मिलती है, यानी Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. बाकी 2 मेंबर्स को शक है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए, लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है और उस वक्त उन्हें यकीन हो जाता है कि प्लेन्स असल में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। नाज़रीन, फ्लोरिडा के शाम 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आती है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और उसके बाद ये पांचों के पांचों जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नाज़रीन, आज के दिन तक उनके बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, उनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू मैरियन त्यारा टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ और उसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को तलाश करना। ये तलाश करने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हुए और अब सर्चर रेस्क्यू मैरिन त्यारे के 13 लोग गायब होते हैं। इसके बाद काफी दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एनसी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। वो उस जमाने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। ये उन दोनों फ्लाइट्स को तलाश करने निकलता है, लेकिन पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है, ना किसी इंसान की और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब हुए, उस एरिया को आज के दिन में हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है कि समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहां पर 100 से ज्यादा समुद्री जहाज और हवाई जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक जाता है और बरमूदा इलाके का एक ट्रायंगल सा बन जाता है, जहां 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा इलाका है जहां पर ये लाई करता है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज को निकला था, तो उसने रिपोर्ट किया था कि जब वो उस इलाके से गुजरे थे तो उसका कंपास काम करना बंद कर गया था और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक ऐसी स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिखाई दे रही थी और वो आग का गोला उन्हें आसमान से समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया। तो नाज़रीन, यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री और आने वाली सदियों में इसे मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डोम, सरगेसो ग्रेवयार्ड। नाज़रीन, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल का नाम था, इसे पहली बार 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक अर्गोसी नाम की मैगजीन थी, उसमें
वेंसेट हेसिडीज के नाम से एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था डेडली बर्मुदा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बर्मुदा ट्रायंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, उस आर्टिकल में उसने जो पिछले कई सालों में डिसअपीयरेंस हुई थी उसको समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की थी, जो बहुत ही अजीबोगरीब है, जिसकी वजह से इतने सारे समुद्री जहाज और हवाई जहाज जाकर गायब हो जाते थे। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसकी वजह से बर्मुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे मशहूर मिस्ट्री बन गई। इतनी मशहूर कि इस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाई गई और कुछ गाने तक भी लिखे गए। बर्मुदा ट्रायंगल पर कुछ और हादसात की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था, जो कि साल 1918 में हुआ था। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया था यूएसएस साइक्लोस जहाज के साथ। यूएस नेवी का उस वक्त का सबसे बड़ा और तेज बहरी जहाज था। ये जहाज अमेरिकी नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, खास तौर पर जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना शुरू किया था। ये सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को इस यूएस साइक्लोस में 306 लोग बैठे हुए थे। नाज़रीन, वाशिंगटन के पास एक शहर है जिसको वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर कहा जाता है। वहाँ से ये जहाज रवाना हुआ और ब्राजील की तरफ इसने अपने सफर का आगाज किया। लोगों के अलावा जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का वक्त लगता था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था। शिप की तरफ से मैसेज आ जाते हैं कि वेदर फेयर, ऑल इज वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया, ये उस शिप की तरफ से आने वाला आखिरी मैसेज था। जहाज अपने रास्ते पर निकला और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक ही ये गायब हो गया। नाज़रीन, इस जहाज के लापता होने ने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक गायब हो सकता है? लेकिन ये वाकया सुनने में आपको मिस्टीरियस लगता है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी एक एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री है। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। लंदन से न्यूयॉर्क तक ये जा रहा था और ये बड़ी आम सी बात है क्योंकि उस वक्त बहुत से जहाज सफर किया करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप, और वो भी बर्मुदा ट्रायंगल के पास। बाहर से देखने से ये जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर इंसान का नामो निशान कोई नहीं था। उसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि जरा मैं जहाज में जाकर देखता हूँ कि हुआ क्या है। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया, उस जहाज के पास अपना जहाज लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता चल जाएगा, कोई निशान नजर आ जाएगा, कोई रिस्पांस आएगा। लेकिन दूसरे जहाज से 2 दिन तक कोई रिस्पांस ना आया। 2 दिन के बाद कैप्टन ने उस जहाज में कदम रखा और उस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं थी। उस दौर में लोगों को डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला न कर दिया जाए और पायलट पर भी शक होता था कि वो कहीं डर कर भाग न जाए। तो ये चीजें इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी। जो तमाम की तमाम चीजें जहाज में रखी थी वो अपनी जगह पर सही सलामत थी और इसी वजह से एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला लिया कि मैं अपने कुछ साथियों को इस नए जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज हम साथ लेकर बढ़ते हैं। नाज़रीन, पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो जहाज गायब हो जाता है। नाज़रीन, तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है कि जहाज उनके करीब है। करीब पहुंचते ही पता लगता है कि उनके जहाज में फिर से किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। जो कुछ अमले के लोग उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में भेजे थे, अब वो अचानक से गायब हो चुके थे। कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जहाज वैसे का वैसा सही सलामत था और कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा कोशिश की कि इस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलें। कुछ और नए अमले के लोगों को उसमें भेजा, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक बार फिर एक नया तूफान आ जाता है और फिर वही कहानी दोबारा से रिपीट होती है और ये अनजान जहाज अलग हो जाता है। जो नए मेंबर्स डाले गए थे वो फिर से गायब हो जाते हैं। एलन ऑस्टिन का जहाज वापस लौटता है तो उसके मालिक उसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि उस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो उस जहाज का नाम रख देती है मीटा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो रीनेमिंग की गई, मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक के करीब मीटा में इस जहाज को भी रीनेम करके मीटा रख दिया गया। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक बात यह है कि ये वाकया सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि ये वाकया इतना पुराना है कि इसे ठीक तरह से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियां तारीखी तौर पर मशहूर होती हैं वो सदियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन उन्हें वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सच जानना पॉसिबल नहीं होता। और कहानियों को हम कहते हैं अर्बन लेजेंड या फिर लेजेंड्स। तो बहुत से नेशनल थिंकर्स का मानना है कि बर्मुदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है और लेजेंड ऑफ बर्मुदा ट्रायंगल। बर्मुदा ट्रायंगल के पीछे क्या राज है,
इसको लेकर थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों को उड़ा लिया होगा और उससे अपने साथ ले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे बड़ा सी मॉन्स्टर होता है जिन्होंने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समुद्र इस तरीके का है कि सारे जहाज उसके अंदर गिर जाते हैं और ये वाली चोरी तो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन हम इन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी सी साइंटिफिक लगती है। नाज़रीन, एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के हवाले से। नाज़रीन, असल बात यह है कि जमीन का जो असल नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जो असल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसे जियोग्राफिक्स नॉर्थ पोल कहते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि जियोग्राफिक्स नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना फर्क है। नाज़रीन, जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं जो पुराने वक्त से करते आ रहे हैं, इस चीज को काउंट कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसे इलाके हैं जहां आप कंपास का इस्तेमाल करें तो आपको जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में नॉर्थ पोल सेम जगह पर देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। वैसे ये लाइन टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों से 0 डिग्री की लाइन है और वो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही या फिर अंदर है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। दूसरी खास बात ये है कि इस एरिया के बारे में बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है बहुत ही शैलो एरिया है, बहुत ही लंबे एरिया में फैला हुआ एक ऐसा समुद्र का एरिया जहाँ पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है। अब आप देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है आसपास वो गहरे नीले रंग के समुद्र में दिख रहा है और ये एरिया अलग स्टैंड आउट करता है। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो उसकी वजह कहा जा सकता है कि पुराने वक्त में कई जहाज जो यहाँ पर आते थे वो अटक जाते थे इसी शैलो वाटर की वजह से। एज इन हिडन शोज कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं समुद्र के नीचे जहाँ पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी तो बाहर से देखते नहीं थे। जहाज जब उसके अंदर चले जाते थे तो वहाँ पर बिल्कुल ही अटक जाते थे। और तीसरी खास बात यह है कि इस एरिया में हेरिकेन्स की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें कि दुनिया में कौन से मुल्कों में सबसे ज्यादा हेरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए और फिर क्यूबा आता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हेरिकेन्स कौन से स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं जो इस एरिया में है। तो हेरिकेन्स और वाटर स्पॉट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इस इलाके में आते हैं। साथ ही एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र के अंदर जहां पर मीथेन हाइड्रेट्स की बड़ी फील्ड्स पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों ने कुछ लेबोरेटरी तजर्बे किए थे जहां उन्होंने देखा जब मीथेन के बैल्स एक लिमिट से ज्यादा होते तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती, तो जहाज अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते और डूब जाते हैं। पानी के अंदर मतलब जब नमक ज्यादा होता है तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती तो फ्लोट करना चीजों के लिए आसान बन जाता है, जैसा कि डेड सी में। अगर एक आम इंसान पानी में डूब जाए तो वो डेड सी पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीजें यहाँ पे रिवर्स होती हैं। अगर मीथेन मौजूद है तो पानी के अंदर ये हाइपोथेसाइज किया गया है अगर मीथेन की मौजूदगी ज्यादा होती है पानी के अंदर तो मड वॉल्कन्स भी उन्हें कहा जाता है। जब पानी के अंदर वॉल्कन्स फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है, जिसकी वजह से अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगा बिना किसी वार्निंग के और बिना पता चले हुए। नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जितनी भी डिसअपीयरेंस हुई है बरमूदा ट्रायंगल को लेकर कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं मिला कि ये हादसा एग्जैक्टली मीथेन की वजह से हुआ हो। बहरहाल ये एक सिर्फ साइंटिफिक चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी वजह से कोई और जहाज गर्क हुआ हो अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब हम चीजों को ज्यादा नोट करते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा नजर आने लगती हैं। अब याद करें कि आपके खानदान में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोट किया होगा कि अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर जाते हैं तो जो गाड़ी आपने नहीं खरीदी वो आप ज्यादा नोट करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये गाड़ी सड़कों पर है और आप उसे देखने लग जाते हैं कि हमारे खरीदने के बाद ये वाली गाड़ी लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। और कहा यह जा रहा है कि गाड़ियां वो पहले भी सड़क पे मौजूद होती हैं लेकिन हम उसको नोट नहीं करते। जैसे हम वो गाड़ी खरीदते हैं तो उसको नोट करना शुरू कर देते हैं। यही चीज बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कही जा रही है। ये बात सच जरूर है कि बड़े बड़े जहाज और बहरी जहाज गायब बरमूदा ट्रायंगल के अंदर हुए, लेकिन आपने नोट करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में कई समुद्र ऐसे हैं जहां हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब होते हुए मिले हैं, जहां पर बरमूदा ट्रायंगल भी मौजूद नहीं होता। इसके अलावा एक हालिया मिसाल हो सकती है कि मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट वो बरमूदा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई थी। असल में बात यह है कि लोगों ने जब बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना कि जो भी चीज वहां पे जाती है वो डिसअपियर हो जाती है, तो लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उन वाकयात जो बरमूदा ट्रायंगल में हो रहे थे उन पर ज्यादा तवज्जो दी गई। जो बरमूदा ट्रायंगल से बाहर के वाकयात हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जर्नलिस्ट लैरी कश ने एक किताब लिखी थी बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो भी इसी सोल्यूशन पर निकल आए। उन्हें कहा कि शुरू में ऐसे कई हादसा जो असल में हुए थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ जब बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो लोगों ने अपनी कहानी
कहानियां क्रिएट करना शुरू कर दी। कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की जो कहानी मैंने आपको पहले बताई, ऐसा ही इस कहानी के बारे में भी बताया जाता है। अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं कि जो जहाज बरमूदा ट्रायंगल पर जाकर गायब होते हैं, इतने ही हादसा बाकी समुद्रों में भी देखने को मिलते हैं जितने बरमूदा ट्रायंगल में नजर आए। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड्स का तो ये कहना है कि द कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बरमूदा ट्रायंगल एज जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हर्ट्स टू शिप और प्लेन्स। यानी यूएसए कोस्ट गार्ड इस इलाके को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते कि ये कोई खतरनाक एरिया है। उनका कहना है कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ से बहरी जहाजों की और हवाई जहाजों की बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरती है, तो इस इलाके के अंदर हादसात के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूएस कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि इन इलाकों के अंदर हेरिकेन ज्यादा आते हैं, इन इलाकों के अंदर हेरिकेन ज्यादा होते हैं और इसके अलावा यहाँ का पानी ज्यादा शैलो है। तो नाज़रीन, आपको सीधा सीधा बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे इन ज्यादा हेरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने अपनी डिजिटल स्टडी कंडक्ट की 2013 में, तो उसमें टॉप 10 डेंजरस वाटर बरमूदा ट्रायंगल का जिक्र तक नहीं आता। सिंपली अगर कहा जाए तो इस सारी मिस्ट्रीज डिस्पेंसरीज का बरमूदा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप पूछेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो कुछ देखा था, आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा था, तो वो क्या था, तो इसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक जवाब साइंस का मानना है कि वो एक मेटियोर था जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।